हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है मेटलर्जी, धातु निष्कर्षण। दोस्तों, ये इस चैप्टर की अंतिम वीडियो है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के बुक के क्वेश्चन देखेंगे और साथ में कोई छोटे मोटे टॉपिक रह गए हैं उन्हें भी देखेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, एक तो बीच में छूट गई थी बॉन आर्केल विधि, जिसकी आपने कमेंट में डाला था बार बार। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइटेनियम व जिरकोनियम की बॉन आर्केल विधि। दोस्तों, ये तो आपको याद ही होगा कि बॉन आर्केल विधि जो है वो निकेल की मांड विधि की तरह एक वाष्प प्रावस्था परिष्करण विधि है। ठीक है। तो ये एक वाष्प प्रावस्था परिष्करण विधि है। ये धातु के शुद्धिकरण की विधि है। ये टाइटेनियम व जिरकोनियम धातु के शुद्धिकरण की विधि है। ठीक है। तो करते क्या है इस विधि में टाइटेनियम व जिरकोनियम धातु की अभिक्रिया। भाई, टाइटेनियम और जिरकोनियम धातु के शुद्धिकरण की विधि तो है ये। तो टाइटेनियम व जिरकोनियम धातु की अभिक्रिया उच्च ताप पर आयोडीन के साथ कराई जाती है। आयोडीन के साथ कराई जाती है। ठीक है। तो टाइटेनियम और जिरकोनियम की अभिक्रिया उच्च ताप पर आयोडीन के साथ कराई जाती है, जिससे वाष्पशील यौगिक का निर्माण होता है। कैसा यौगिक बनता है? वाष्पशील यौगिक का निर्माण होता है। वह अशुद्धियां अवाष्पशील रह जाती हैं। वह अशुद्धियां अवाष्पशील रह जाती हैं, या डायरेक्ट लिख देता हूं, अवाष्पशील होने के कारण पृथक हो जाती हैं। पृथक हो जाती हैं। मतलब सिंपल शब्दों में कहे तो क्या हुआ? टाइटेनियम और जिरकोनियम की अभिक्रिया उच्च ताप पर आयोडीन से कराई, जिससे वाष्पशील यौगिक बना। ऐसा यौगिक बना जो वाष्प अवस्था में है। अशुद्धियां अवाष्पशील होती हैं, जो पृथक हो जाती हैं। बाद में वाष्पशील यौगिक में वैद्युत विसर्जन करने पर, वैद्युत विसर्जन मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। ये लास्ट लाइन आपको थोड़ी अजीब लगेगी, पर समझ में आ जाएगी। देखो इधर सामने, जैसे समझ में आए। टाइटेनियम धातु ली जैसे मैंने अशुद्ध, ठीक है। इसकी अभिक्रिया आयोडीन से कराई उच्च ताप पर, और ताप है वो लगभग 800 केल्विन। ठीक है। कितने पे कराई? 800 केल्विन पर। मुझे वाष्पशील यौगिक मिला TiI4, वाष्पशील यौगिक मिल गया। अशुद्धियां अवाष्पशील होने के कारण पृथक हो जाती हैं। फिर विद्युत विसर्जन करते हैं, जिससे टेम्परेचर हो जाता है कितना? 1700 केल्विन। और 1700 केल्विन पर TiI4 वापस Ti का निर्माण कर लेता है। पर ये टाइटेनियम जो बनती है ये शुद्ध धातु है। ये वाष्प प्रावस्था परिष्करण विधि ही है। ठीक है। ऐसी जिरकोनियम के लिए, जिरकोनियम की अभिक्रिया भी आयोडीन से कराई जाती है, पर 870 केल्विन ताप पर जिरकोनियम आयोडाइड का निर्माण होता है। और ये वैद्युत विसर्जन करने पर लगभग 1800 केल्विन ताप पर जिरकोनियम धातु का क्या कर लेता है? निर्माण कर लेता है। तो ये सिंपल सी है टाइटेनियम व जिरकोनियम की बॉन आर्केल विधि,
इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए जिससे हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट नोट करो। हाँ भाई दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं अगला टॉपिक, रद्दी कॉपर से कॉपर धातु की प्राप्ति। देखो सामने नेक्स्ट टॉपिक है रद्दी कॉपर से कॉपर धातु की प्राप्ति। रद्दी कॉपर से कॉपर धातु की प्राप्ति। रद्दी कॉपर हम ऐसे कॉपर अयस्कों को कहते हैं, कॉपर के ऐसे अयस्कों को कहते हैं जिनमें कॉपर धातु कम मात्रा में होती है। ठीक है, तो उस अयस्क को, ऐसा कॉपर अयस्क जिसमें कॉपर धातु कम मात्रा में हो, उसे हम कहेंगे रद्दी कॉपर। याद रखना, तो ऐसा कॉपर अयस्क जिसमें कॉपर धातु कम मात्रा में है उसे कहेंगे रद्दी कॉपर। और रद्दी कॉपर से आपको कॉपर की प्राप्ति करनी है, कैसे करोगे? सुनो मेरे शब्दों को। आपको करना क्या है, रद्दी कॉपर को, रद्दी कॉपर का अम्ल के साथ विलयन निर्मित करते हैं। मतलब रद्दी कॉपर जो है अपना, मतलब ऐसा जो अयस्क है जिसमें कॉपर कम मात्रा में है, उसका अम्ल के साथ विलयन बना लेते हैं, अम्ल के साथ विलयन निर्मित करते हैं। ठीक है, इस विलयन में रद्दी कॉपर से Cu+2 आयन आ जाते हैं। मतलब इस विलयन में कौन से आयन आ जाएंगे रद्दी कॉपर से निकल करके? Cu+2 आयन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस विलयन में H2 गैस या Fe धातु मिलाने पर, या तो हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करो इस विलयन में, या Fe धातु मिलाओ, मिलाने पर कॉपर धातु अवक्षेपित हो जाती है और हमें कॉपर धातु प्राप्त हो जाती है। कॉपर धातु अवक्षेपित हो जाती है। हाँ, मेरी बात सुनो, विलयन में Cu+2 आयन थे भाई। कॉपर, अपन ने रद्दी कॉपर को अम्ल में मिला लिया, उस विलयन में कौन से आयन आ गए? Cu+2 आयन। अगर हम इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो कॉपर धातु अवक्षेपित हो जाएगी। सॉलिड मतलब ठोस अवस्था, नीचे पेंदे में बैठ जाएगी ना, और हाइड्रोजन से बन जाएंगे H+ आयन, मतलब Cu+2। समझ गए? 2 H ने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए, कॉपर धातु बनकर के अवक्षेपित हो जाएगी। या आप ऐसे कर सकते हो, सी कॉपर धातु में, उसमें विलयन में आप आयरन मिला लो। आयरन भी सस्ती धातु है। आयरन का नुकसान होगा, कॉपर मिलेगी, फायदा ही है ना। कॉपर और आयरन में सस्ती कौन सी है? आयरन। आयरन धातु मिलाओगे तो ये आयरन धातु कॉपर आयनों का अपचयन कर देगी, आपको कॉपर धातु मिल जाएगी। समझ गए मेरी बात? तो जब हम उस विलयन में हाइड्रोजन गैस या आयरन धातु मिलाते हैं तो हमें कॉपर धातु अवक्ष, भाई Fe धातु अधिक क्रियाशील है कॉपर से, तो इसका अधिक अपचयन कर देगी, खुद का ऑक्सीकरण कर लेगी। कॉपर धातु अपचयित होकर के पेंदे में अवक्षेपित हो जाएगी। तो ये छोटा सा टॉपिक है, ये बुक में दे रखा है और एक क्वेश्चन भी है इस पर, और ये एक बुक के क्वेश्चन का भी आंसर है कि आप रद्दी कॉपर से कॉपर धातु की प्राप्ति कैसे करोगे। आप सिंपल ही समझा सकते हो, तो इसको भी नोट कर लो फटाफट। और इसके बाद हम आएंगे अब बुक के क्वेश्चन पर। फटाफट नोट करो। दोस्तों, अब आपने नोट कर लिया, अब हम बात करते हैं बुक के क्वेश्चन। देखो, अधिकांश क्वेश्चन, मैक्सिमम 95% क्वेश्चन तो बुक के आपके कॉपी में हुए हैं।
तो हम तो उन क्वेश्चनों की विशेष चर्चा करेंगे जो हमारे को कुछ हटके क्वेश्चन हैं या कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। तो अब हम पढ़ते हैं बुक के क्वेश्चन। मैं बुक के क्वेश्चन बोलता हूँ, है ना, आप देखना ये आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा भी है कि कंप्लीट तैयार कर लेना थ्योरी को। चलो दोस्तों, अब बुक के क्वेश्चंस पर आते हैं। बुक का क्वेश्चन है नंबर 1, एल्यूमिनियम व आयरन के ऑक्साइड अयस्क का नाम लिखना है। तो एल्यूमिनियम और आयरन के ऑक्साइड अयस्क, आपके पास एक सारणी बनवाई गई थी, उसमें एल्यूमिनियम व आयरन के कई सारे ऑक्साइड अयस्क बनाए गए थे, ठीक है। तो एल्यूमिनियम व आयरन के ऑक्साइड अयस्क मतलब जिनमें ऑक्सीजन है। तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड अयस्क आप आसानी से लिख सकते हो। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड अयस्क है Al2O3.2H2O बॉक्साइट लिख सकते हो, है। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड अयस्क आप कोरंडम लिख सकते हो, सही है। फेल्सपार लिख सकते हो, तो और उसका रासायनिक सूत्र भी लिख सकते हो, ये बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र है। ऐसी आयरन का ऑक्साइड अयस्क आप हेमेटाइट लिख सकते हो Fe2O3, मैग्नेटाइट लिख सकते हो Fe3O4, ये सब ऑक्साइड अयस्क ही हैं। तो पहला क्वेश्चन बहुत सरल है, उसने एल्यूमिनियम व आयरन के ऑक्साइड अयस्क पूछा है, तो एक एक ऑक्साइड अयस्क लिख दो और उसका रासायनिक सूत्र लिख दो। आपको याद होने चाहिए, मैंने शुरू में भी कहा था, सारणी याद होनी चाहिए। धातुमल किसी कहते हैं, उदाहरण सहित समझाना है। मैं बुक के क्वेश्चन बोल रहा हूं और उनके आंसर भी आपके लिए बोल रहा हूं। धातुमल किसे कहते हैं, ध्यान आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, और उदाहरण सहित समझाना है। वैसे तो पूरा टॉपिक है आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, गालक वाला, वो पूरा टॉपिक आप इसमें लिखिए, ज़्यादा बेहतर है ना। कैसे लिखोगे, मैंने आपको जिस तरह से लिखाया गया है, निस्तापन व भर्जन के पश्चात अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए अयस्क में कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, गालक। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने, निस्तापन और भर्जन के पश्चात अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो पदार्थ मिलाए जाते हैं उन्हें गालक कहते हैं। गालक जो होते हैं ये क्रिया करते हैं किससे, अशुद्धियों से, और अशुद्धियों से क्रिया करके क्या बनाते हैं, धातुमल बनाते हैं। धातुमल हल्के गलनीय होते हैं, ये धातु की सतह पर तैरते रहते हैं। धातुमल जो होते हैं ये धातु सिलिकेट या धातु फास्फेट होते हैं। तो वो पूरा टॉपिक और रिएक्शन लिख दो, एक अधात्री या अशुद्धि की अभिक्रिया आप करवाइए, गालक से धातुमल बन जाएगा। तो पूरा टॉपिक आपको पढ़ाया गया है ये गालक वाला, तो वहाँ से आप इसको लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉपर के सल्फाइड व ऑक्साइड अयस्क का नाम। कॉपर के सल्फाइड अयस्क, कॉपर का सल्फाइड अयस्क है एक तो ये जिसमें सल्फर हो, कॉपर पाइराइट। कॉपर का सल्फाइड अयस्क ये भी है, कॉपर ग्लांस है। कॉपर का ऑक्साइड अयस्क Cu2O, क्यूप्राइट बोलते हैं इसको। तो ये दोनों सल्फाइड अयस्क हो गए, ये हो गया कॉपर का ऑक्साइड अयस्क। उसका नाम और रासायनिक सूत्र आप इजीली लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, सब सुनते चलो, वीडियो बहुत शानदार है ये, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन इसी में से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली किन्हीं 2 धातुओं के नाम। मैंने कहा था जो धातुएं बहुत कम क्रियाशील होती हैं वो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ऐसी धातु बताई थी मैंने Au और Pt, गोल्ड और प्लेटिनम। तो आप 2 धातुओं के नाम पूछे हैं, आप लिख सकते हैं गोल्ड व प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित धातु का नाम। आपको पता ही है, भूपर्पट्टी में सर्वाधिक उपस्थित धातु है एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नेक्स्ट, जिंक के सल्फाइड व ऑक्साइड अयस्कों का नाम व रासायनिक सूत्र। आपको पता ही होगा, जिंक का सल्फाइड अयस्क होता है जिंक ब्लेंड, ZnS, और जिंक का ऑक्साइड अयस्क ये भी पता है आपको, ZnO, जिंकाइट। तो जिंक के सल्फाइड व ऑक्साइड अयस्क का नाम पूछा है और रासायनिक सूत्र, ये रासायनिक सूत्र हो गए, ये दोनों नाम हो गए। क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खनिज व अयस्क में क्या अंतर है। तो आप परिभाषित कर दो दोनों को और लास्ट में लिख दो जो कुछ यहाँ पर बताया गया है खनिज और अयस्क के बारे में। ज़्यादा से ज़्यादा लिखें अगर आपको आता ही है तो, शॉर्ट नहीं करें।
ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, सॉल्ट नहीं करें। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं ढलवा और पिटवा। हाँ दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ढलवा लोहा एवं पिटवा लोहा में कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है? याद करो, ये सब आपके पढ़े हुए हैं। ढलवा लोहा जो होता है इसमें कार्बन की प्रतिशत 3%। पिटवा लोहा जो होता है इसमें कार्बन की परसेंट कितनी होती है? 0.2 से 0.5। और कच्चा लोहा उसमें कार्बन की परसेंट होती है 4। ये आपको बताया गया है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला नंबर 9, जिसको आप कॉपी में नोट कर लेना। जर्मन सिल्वर का संगठन बताइए। जो आपको लगे लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 9 कॉपी में लिख लेना। एक जर्मन सिल्वर का संगठन बताइए। जर्मन सिल्वर जो है ये आपके में कहीं नहीं बताया गया है, ना बुक में कहीं है। जर्मन सिल्वर जो होता है ये कॉपर, जिंक व निकेल की मिश्र धातु है। ध्यान रखो, 3 धातुओं की मिश्र धातु है ये जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक और निकेल। इसमें कॉपर होता है 60%, जिंक होता है 20% और निकेल भी होता है 20%। मतलब अकेला कॉपर 60% है इसमें। तो ध्यान रखना, कोई पूछ ले जर्मन जैसे क्वेश्चन है जर्मन सिल्वर का संगठन बताइए, तो ये संगठन हो गया। पहले आप लिखोगे जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक व निकेल की मिश्र धातु है, जिसमें कॉपर 60%, जिंक 20% व निकेल 20% होती है। क्लियर? नोट कर लेना इसको तो पोज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोड पंख किसे कहते हैं? ठीक है, तो एनोड पंख किसे कहते हैं ये तो आपने पढ़ा है कहीं ना कहीं है। धातुओं के शुद्धिकरण की वैद्युत अपघटनी विधि। धातुओं के शुद्धिकरण की वैद्युत अपघटनी विधि में एनोड के स्थान पर अशुद्धियों का ढेर शेष रह जाता है। कम क्रियाशील धातुओं के अशुद्धियों का ढेर शेष रह जाता है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। ध्यान आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्स, हाँ, फैन प्लवन विधि मतलब झाग प्लवन विधि। फैन झाग एक ही बात है। झाग प्लवन विधि में संग्राही एवं फैन स्थायी कारक के नाम व भूमिका। मतलब संग्राही बोलते हैं, संग्राही आपको पता ही है प्लवन कारक को, तो पूरा लिखना है प्लवन कारक के बारे में और फैन स्थायी कारक, झाग स्थायी कारक के बारे में। संग्राही प्लवन कारक, ध्यान है, ये वे पदार्थ होते हैं जो सल्फाइड अयस्कों को जल प्रतिकर्षी बना करके जल की सतह पर तैराते हैं। सोडियम एथिल जेनथेट। फैन स्थायी कारक भी याद आ गए होंगे, एनिलीन, किरसॉल। ये झाग को अधिक स्थायी बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, झाग को स्थायित्व प्रदान करते हैं। ध्यान आ गया? मैंने बोल दिया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्साइट अयस्क में उपस्थित किन्हीं 2 अशुद्धियों का नाम लिखिए। बॉक्साइट अयस्क में आपको ध्यान होगा जब आपने बॉक्साइट अयस्क का निक्षलन मैंने आपको दोस्तों पढ़ाया था तो उस समय बॉक्साइट अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों का जिक्र किया था। बॉक्साइट अयस्क में हेमेटाइट, सिलिका, SiO2 व TiO2 की अशुद्धियाँ प्रेजेंट होती हैं। ध्यान आ रहा है नहीं आ रहा? यदि बॉक्साइट अयस्क में Fe2O3 और SiO2 की अशुद्धियाँ मुख्य हैं तो हम बेयर विधि काम में लेते थे निक्षालन के लिए। यदि बॉक्साइट अयस्क में Fe2O3 की अशुद्धि मेन है तो हम हॉल विधि, और यदि मुख्य अशुद्धि SiO2 की है तो हम सरपेक विधि काम में लेते थे। तो आप 2 अशुद्धियाँ पूछी गई हैं जो बॉक्साइट अयस्क में पाई जाती हैं, आप इजीली आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, निकेल धातु के शोधन की मांड विधि। याद आ गया होगा मांड विधि? निकेल धातु की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से कराई जाती है उच्च ताप पर, शायद 330 से 350 केल्विन था। तो आपको मिलता है टेट्रा कार्बोनिल निकेल, जो एक वाष्पशील यौगिक है। बाद में अशुद्धियां पृथक हो जाती हैं अवाष्पशील होने के कारण। बाद में 450 से 470 केल्विन ताप पर इसको गर्म करके विघटित करते हैं, जिससे वापस निकेल धातु मिल जाती है। ये पढ़िए आपने, अभिक्रिया पूछी है तो आप लिख सकते हैं। सिल्वर एवं गोल्ड का लेपन करने में कौन से संकुल आयनों का उपयोग किया जाता है, ये याद रखना है। ये क्वेश्चन अपने बुक में कहीं नहीं है, फिर भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14 है, गोल्ड और सिल्वर के लेपन में प्रयुक्त संकुल आयनों
कौन कौन से संकुल आयनों का प्रयोग करते हैं? सिल्वर के लेपन में तो सिल्वर के संकुल आयनों का लेपन करते हैं। संकुल आयन जो होते हैं ये चमकदार होते हैं, और सिल्वर के लेपन में तो सिल्वर का संकुल आयन काम में लेते हैं। ये संकुल आयन, और सोने के लेपन में ये सोने का संकुल आयन, ध्यान रख लो। तो सिल्वर के लेपन में तो ये संकुल आयन काम में लेते हैं, ये आयन ही तो है, इन पर माइनस चार्ज है, संकुल लवण नहीं है, ये संकुल आयन है। और सोने के लेपन में ये संकुल आयन काम में आता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लो, ये थ्योरी में नहीं है कहीं भी, जो थ्योरी में नहीं है उसे नोट कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 15 है, झाग प्लवन विधि में अवनमक की क्या भूमिका है? झाग प्लवन विधि में अवनमक की भूमिका, ध्यान करो, अवनमक वे पदार्थ होते हैं जो झागों को कम करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। उदाहरण दिया था इसका NaCN, सोडियम कार्बोनेट आदि। ठीक है। नीलम और रूबी किसके अशुद्ध रूप हैं? तो आपको बताया था नीलम Al2O3 में CO की अशुद्धि, ऐसे कैसे लिख देना, और रूबी के बारे में बताया था Al2O3 में क्रोमियम की अशुद्धि। ये आपके कॉपी में लिखा हुआ है, लिख रहा है ना? हाँ। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन है, धातु के विद्युत शोधन में एनोड व कैथोड किस पदार्थ के बने होते हैं? धातु के वैद्युत शोधन में मतलब ये धातु के शुद्धिकरण की वैद्युत अपघटनी विधि की बात कर रहा है, उसमें एनोड और कैथोड समान धातु के बने होते हैं। ध्यान करो, वैद्युत अपघटनी विधि शुद्धिकरण की, धातु के शुद्धिकरण की वैद्युत अपघटनी विधि में एनोड व कैथोड एक ही धातु के बने होते हैं, परंतु एनोड अशुद्ध धातु का बना होता है और कैथोड शुद्ध धातु का बना होता है। एल्यूमिनोथर्माइट विधि में, अच्छा याद आ गई है, ऑक्साइड अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए 4 विधि काम में ली थी। एल्यूमिनोथर्माइट विधि में क्रोमियम ऑक्साइड के अपचयन की अभिक्रिया, एल्यूमिनोथर्माइट विधि में क्रोमियम ऑक्साइड के अपचयन की अभिक्रिया कॉपी में लिख रही है, बैलेंस नहीं लिखता हूँ। क्रोमियम ऑक्साइड के अपचयन के लिए एल्यूमिनोथर्माइट विधि में एल्यूमिनियम काम में लेंगे, क्रोमियम धातु मिलेगी और Al2O3 बनेगा। ये रिएक्शन आपके में लिखी भी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय और क्षारीय गालक का एक एक उदाहरण। अम्लीय गालक है SiO2 लिख रहा है, क्षारीय गालक CaO व MgO। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम धातु के निष्कासन में निक्षालन का क्या महत्व है? निक्षालन एक वैद्युत रासायनिक विधि तो है, एल्यूमिनियम धातु के निष्कर्षण में मतलब निक्षालन का क्या महत्व है? निक्षालन क्या काम आता है? निक्षालन एक सांद्रण की विधि तो है, तो निक्षालन की सहायता से हम अयस्क में उपस्थित मिट्टी, रेत, कंकड़ आदि की अशुद्धियों को दूर कर लेते हैं। निक्षालन का यही तो फायदा है। क्यों करते हैं निक्षालन? ताकि हम अयस्क में उपस्थित मिट्टी, रेत, कंकड़ आदि की अशुद्धियों को दूर कर लें। ठीक है, और लिख देना यार इसमें बढ़ा चढ़ा करके। निक्षालन में अयस्क को किसी ऐसे विलायक में घोला जाता है, उपयुक्त विलायक में अशुद्धियां अविलय रह जाती हैं जिन्हें दूर कर लेते हैं। तो निक्षालन की सहायता से अयस्क में उपस्थित मिट्टी, रेत, कंकड़ आदि की अशुद्धियों को दूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निस्तापन एवं भर्जन को उदाहरण सहित समझाइए। पढ़ाया गया है पूरा है। निस्तापन और भर्जन दोनों परावर्तनी भट्टी में होते हैं। निस्तापन की क्रिया वायु की अनुपस्थिति में होती है, भर्जन वायु की उपस्थिति में होता है। निस्तापन में अयस्क को गलनांक से कम ताप पर और भर्जन में भी अयस्क को गलनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं। निस्तापन जो है ये कार्बोनेट अयस्क, हाइड्रोक्साइड अयस्क व जल योजित ऑक्साइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। भर्जन सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। पढ़ा हुआ है, उदाहरण सहित समझा सकते हो। रिएक्शन उदाहरण में चल जाएंगी। मंडल परिष्करण विधि का नामांकित चित्र बनाइए। मंडल परिष्करण विधि आपने पढ़ी है, याद आ गई। जौन परिष्करण विधि या मंडल परिष्करण विधि है, सिलिकॉन व जर्मेनियम धातुओं के शुद्धिकरण के लिए प्रयुक्त की जाती है। नामांकित चित्र बनाना है, इसका बना सकते हो। इसमें धातु की पतली छड़ लेते हैं जिसको अक्रिय वातावरण में रखा जाता है। वृत्ताकार चलित हीटर लेते हैं जो धातु के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गमन करता है। अशुद्धियाँ पिघले हुए भाग के साथ एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गमन कर जाती हैं, जिन्हें छाट कर काट कर पृथक कर लेते हैं। मंडल परिष्करण विधि।
मैं बोलता जा रहा हूं जिससे आपको याद आता रहे। एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के लिए वैद्युत अपघटनी सेल का नामांकित चित्र। एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के लिए वैद्युत अपघटनी सेल, अरे ये हॉल हेराल्ट विधि की बात कर रहा है। वो एल्यूमिनियम के निष्कर्षण की विधि तो है, उससे एल्यूमिना से एल्यूमिनियम ही तो प्राप्त होता है, और वैद्युत अपघटनी सेल ही तो है, वो वैद्युत अपघटनी विधि तो है। तो आपसे हॉल हेराल्ट विधि का नामांकित चित्र बनवा रहा है और इसमें होने वाली अभिक्रियाएं लिखवा रहा है। दोनों अवधारणा के अनुसार आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत अपघटनी विधि में देखो आपको लगा होगा कि सब कॉपी में हुआ है। एक दो क्वेश्चन अब तक आए हैं, दो क्वेश्चन आए हैं, एक जर्मन सिल्वर आया है और एक सोने व चांदी के लेपन में प्रयुक्त होने वाले आयन। बाकी सभी क्वेश्चन आपकी कॉपी में हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अपघटनी विधि में तांबे का शोधन कैसे किया जाता है, ये आपको करा रखा है। अरे तांबे के शुद्धिकरण विद्युत अपघटनी विधि से बताया तो है। शुद्ध धातु का कॉपर, दो जिस धातु का शुद्धिकरण करना है, अशुद्ध धातु का एनोड, कॉपर धातु का, शुद्ध कॉपर धातु का कैथोड और कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं इलेक्ट्रोड लगा के विद्युत धारा पर। पूरा टॉपिक अभिक्रिया वक्रिया सब लिख दो। एल्यूमिनियम आरेख की सहायता से हेमेटाइट अयस्क के अपचयन की व्याख्या करनी है, ये आपको करा रखा है। एल्यूमिनियम आरेख की सहायता से हेमेटाइट अयस्क का अपचयन, ये टॉपिक है, पूरा की पूरा आपको लिखना है इसमें। अब क्वेश्चन है, झाग पलवन विधि में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों का उदाहरण दीजिए। झाग कारक, जो झाग बनाते हैं, उदाहरण याद है झाग कारक के? खाद्य तेल, चीड़ का तेल। पिलवन कारक या संग्राही, सोडियम एथिल जेंथेट उदाहरण पूछे हैं। फैन स्थायी कारक, एनिलीन व क्रिसॉल। सक्रिय कारक, कॉपर सल्फेट। अवनमक, जो झाग को कम करते हैं, NaCN, Na2CO3। एल्यूमिनियम के धातु कर्म में निम्न की उपयोगिता बताइए। क्रायोलाइट की, ये ध्यान करो, क्रायोलाइट आते ही समझ गए होगे। एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में क्रायोलाइट की भूमिका, तो आप लिख सकते हो कि एल्यूमिना से एल्यूमिनियम प्राप्त करने की हॉल हेराल्ट विधि में क्रायोलाइट प्रयुक्त किया जाता है। और क्रायोलाइट क्या काम करता है? क्रायोलाइट जो है ये एल्यूमिना को विद्युत का चालक बनाता है, और साथ में क्रायोलाइट जो है ये लिख सकते हो एल्यूमिना का क्वथनांक 23 केल्विन होता है, परंतु क्रायोलाइट मिलाने पर व फ्लोरोस्पार मिलाने पर मिश्रण का क्वथनांक 1173 केल्विन रह जाता है। अर्थात ये एक तरह से एल्यूमिना के क्वथनांक में भी कमी करता है और एल्यूमिना को विद्युत का चालक बनाता है। पूरा पूरा लिख दो जो शुरू में लिखा हुआ है। कार्बन क्या काम आता है एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में? कार्बन का स्तर हॉल हेराल्ट विधि में लिख सकते हो आप। हॉल हेराल्ट विधि में स्टील का पात्र प्रयुक्त करते हैं जिस पे कार्बन का स्तर लगा होता है, और ये कार्बन जो है, ये कार्बन का स्तर जो है ये कैथोड का कार्य करता है, जिस पर हमें एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। अगला कह रहा है ग्रेफाइट छड़ क्या काम आती है? ग्रेफाइट छड़ एनोड का काम करती है हॉल हेराल्ट विधि में। सही है? अरे सही है। जिसमें प्रथम अवधारणा के अनुसार कार्बन मोनोऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड गैस पृथक होती है, और द्वितीय अवधारणा के अनुसार जिस पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। निम्न के हॉल हेराल्ट विधि ये आपको कराई दिया। निम्न के उदाहरण देते हुए संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। इलेक्ट्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोमेटलर्जी बोलते हैं वैद्युत अपघटनी विधि को, ये टॉपिक है आपके में, आप लिख सकते हो। एक है हाइड्रोमेटलर्जी, ये नई चीज आई यार, ये क्या है हाइड्रोमेटलर्जी? इसकी क्या बोलते हैं, इसको लिख ही लो। ये हाइड्रोमेटलर्जी क्या है, ये नया आया टॉपिक। हाइड्रोमेटलर्जी क्या है? जल धातु कर्म बोलते हैं हिंदी में। हाइड्रो मतलब जल धातु कर्म, ठीक है? तो इसमें लिख सकते हैं धातु का, मतलब हाइड्रोमेटलर्जी में धातु का जल में विलयशील संकुल बनाया जाता है, संकुल निर्मित करते हैं। धातु का जल में विलयशील संकुल निर्मित करते हैं, बाद में अधिक क्रियाशील धातु द्वारा संकुल की धातु को अवक्षेपित करा लेते हैं। यह विधि हाइड्रोमेटलर्जी कहलाती है। आप भूल गए होंगे सोने का निक्षालन,
उसमें क्या किया था, पहले सोने का जल में विलेयशील संकुल लवण बनाया था, फिर अधिक क्रियाशील धातु जिंक के द्वारा संकुल की सोने धातु को अवक्षेपित करा लिया था। ये हाइड्रोमेटलर्जी है। हाइड्रोमेटलर्जी में क्या करते हैं, धातु का जल में विलेयशील संकुल लवण बनाते हैं, फिर अधिक क्रियाशील धातु द्वारा संकुल लवण की धातु को अवक्षेपित करा लेते हैं। ये है हाइड्रोमेटलर्जी, लिख लेना भले ना। नेक्स्ट है, कॉपर ऑक्साइड के अपचयन में बेसेमर परिवर्तक में सिलिका का स्तर क्यों लगाया जाता है। बेसेमर परिवर्तक में सिलिका का स्तर क्यों लगाते हैं, ताकि हम एफईओ की अशुद्धि को दूर कर सकें। सिलिका जो होती है ये एक अम्लीय गालक है जो कॉपर अयस्क में उपस्थित एफईओ की अशुद्धि को दूर करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बताया था मैंने ये। इसमें होने वाली अभिक्रिया का समीकरण ध्यान है का, Cu2S प्लस Cu2O गर्म करेंगे, कॉपर प्लस SO2 फपोलादार तांबा बनता है। परिवर्तक का नामांकित चित्र भी बनाना है, ये सब आपके कॉपी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, सिल्वर के धातु कर्म में सिल्वर धातु के निक्षालन के लिए वायु की उपस्थिति में हो, अरे यार पूरा वो लिखना है, एक हॉर्न सिल्वर से सिल्वर की प्राप्ति और सिल्वर ग्लान से सिल्वर की प्राप्ति। रद्दी कॉपर अयस्क जिसमें कॉपर की मात्रा कम होती है वो रद्दी कॉपर ही तो होता है, से कॉपर निष्कर्षण हेतु किस अपचायक का प्रयोग किया जाता है। अपचायक हाइड्रोजन गैस या आयरन धातु, पूरी लिख दो, पूरा टॉपिक लिख दो। अपचायक आयरन गैस, आयरन या आज ही तो पता है या हाइड्रोजन गैस लेते हैं। निम्न पर टिप्पणी करना है, निम्न का संक्षिप्त वर्णन करना है। वैद्युत अपघटनी शोधन, वैद्युत अपघटनी विधि शुद्धिकरण की पढ़ाई गई है आपको, शुद्धिकरण की वैद्युत अपघटनी विधि, बोनार्केल विधि, वर्ण लेखिकी और द्रवीकरण। ठीक है, द्रवीकरण जो बोलते हैं ये आपको करा रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के धातु कर्म में बात्या भट्टी में होने वाली विभिन्न अभिक्रियाओं की समीकरण। बात्या भट्टी में सभी क्रियाएं लिखनी है सारी, और बात्या भट्टी का नामांकित चित्र भी बनवाया है, जो भी बना सकते हो, सब आपकी कॉपी में हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झाग पिलवन विधि से किन धातु अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। झाग पिलवन विधि से आपको पता है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। कुछ सल्फाइड अयस्कों के उदाहरण भी लिखा रखे हैं मैंने। इस विधि का संक्षिप्त वर्णन करना है और इस पे नामांकित चित्र भी बनाना है। बेटा इस चैप्टर में से पेपर में चित्र बहुत आने की संभावना रहती है, तो चित्रों की भी ढंग से प्रैक्टिस कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर अयस्क के धातु कर्म में परावर्तनी भट्टी में होने वाली अभिक्रियाओं के समीकरण। ध्यान करो, कॉपर अयस्क का अपन ने कॉपर अयस्क ध्यान आ रहा है नहीं आ रहा है, कॉपर पायराइट का परावर्तनी भट्टी में जो अभिक्रियाएं हुई थी वो 4-5 अभिक्रियाएं वो लिखनी है, और परावर्तनी भट्टी का चित्र भी बनाना है। निम्न पर टिप्पणी करनी है। मैट्रिक्स या अधात्री, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को ही तो मैट्रिक्स या अधात्री कहते हैं। गालक धातुमल पढ़ रखा है। निम्न विधियों का वर्णन करना है। दंड विलोदन, क्षेत्र परिष्करण विधि या जोन परिष्करण विधि, एक ही बात है। मंडल परिष्करण विधि, उसका वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 39, Cr2O3 के निर्माण की अभिक्रिया देख लो। Cr2O3 के निर्माण की अभिक्रिया लिख देता हूं। क्रोमियम धातु की अभिक्रिया करा रहे हैं ऑक्सीजन से और बन रहा है Cr2O3। देख लो Cr2O3, इसको बैलेंस कर लेते हैं, 4 और 3, ये Cr2O3 निर्माण की अभिक्रिया हो गई। क्वेश्चन कह रहा है इसका डेल्टा जी नोट -540 है। इसका डेल्टा जी नोट कितना दिया है, -540 किलोजूल प्रति मोल। मात्रक नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लेना। फिर कह रहा है Al2O3 निर्माण की जो अभिक्रिया है, इसका डेल्टा जी जो है वो भी दे रखा है। इसका डेल्टा जी नोट है -827 केल्विन, 827 किलोजूल प्रति मोल। मतलब क्वेश्चन में आपको Cr2O3 निर्माण की अभिक्रिया का डेल्टा जी नोट और Al2O3 निर्माण की अभिक्रिया का डेल्टा जी नोट दिया गया है। अब क्या कह रहा है, क्या Cr2O3 का अपचयन Al से संभव है? Cr2O3 का अपचयन Al से संभव है, मतलब एल्यूमिनियम क्या Cr2O3 का अपचयन कर सकता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। देखो आपको पता ही है, एलिंगम आरेख आपने पढ़ाई है। इस अभिक्रिया का डेल्टा जी नोट अधिक नेगेटिव है, -827, तो दादागिरी इस अभिक्रिया की चलेगी।
इस अभिक्रिया को उल्टा चलना पड़ेगा, क्योंकि ये अभिक्रिया का डेल्टा जी नॉट अधिक नेगेटिव है। जिस अभिक्रिया का डेल्टा जी नॉट अधिक नेगेटिव होता है वो अभिक्रिया आसानी से चलती है, ये चलेगी, इसको उल्टा चलना पड़ेगा। तो ये अभिक्रिया जब उल्टा चलेगी तो इस तरह से चलेगी 4Cr + 3O2, और इसका डेल्टा जी नॉट कितना हो जाएगा, -540 से हो जाएगा +540। परिणामी अभिक्रिया आप निकाल सकते हो। परिणामी अभिक्रिया निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ दो, 3O2 से 3O2 कट जाएगा, क्या बचेगा 4Al + 2Cr2O3, तीर का चिन्ह 4Cr + 2Al2O3। और इस परिणामी अभिक्रिया का डेल्टा जी नॉट कितना आएगा, इसको भी जोड़ दो, 7 हाँ 12 में से 4 गए तो 8, ठीक है, और 2, ये 287 आएगा, माइनस क्या आएगा ना, -287 आएगा। इसका मतलब परिणामी अभिक्रिया का डेल्टा जी नेगेटिव है तो परिणामी अभिक्रिया चलेगी, ये अभिक्रिया चलेगी उस बर्तन में, ये अभिक्रिया चलेगी, तो इसका मतलब AlCr2O3 को क्या कर देगा, अपचयित। तो उसने यही तो पूछा है, क्या AlCr2O3 का अपचयन कर देता है? हाँ, आप समझा सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो, भाषा में लिख सकते हो। परिणामी अभिक्रिया का डेल्टा जी नॉट नेगेटिव है, इस कारण ये परिणामी अभिक्रिया पात्र में संपन्न होगी, अतः एल्यूमिनियम Cr2O3 का अपचयन कर देता है। ऐसे लिख दो, ऐसे इस अभिक्रिया को उल्टा चला दो, परिणामी अभिक्रिया निकाल दो, फिर नीचे आंसर भाषा में लिख दो। पात्र में यह अभिक्रिया संपन्न हो रही होगी क्योंकि इस अभिक्रिया का डेल्टा जी नॉट नेगेटिव है, ऋणात्मक है, लिख देना। अतः एल्यूमिनियम Cr2O3 का क्या कर देता है, अपचयन कर देता है। बड़ा सिंपल है अगर समझ के लिख रहे हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण व संतुलित कीजिए। ये आपकी पढ़ी हुई अभिक्रिया है, केवल पूर्ण करनी है और संतुलित करनी है, ठीक है। तो ये तो आपको ही करना है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। अभिक्रिया दे रखी है ये Cu2O + Cu2S। ध्यान आए तो ये अभिक्रिया कहाँ पड़ी है, बेसेमर परिवर्तक में होती है। कॉपर धातु बनती है और SO2 गैस निकलती है, फपोलेदार तांबा बनता है। पूर्ण और संतुलित करनी है ये, मतलब ये यहाँ तक दे रखी है, आगे की आपको लिखनी है, मैंने लिख दी, और बैलेंस कर देना। एक अभिक्रिया ये दे रखी है Ag2S + NaCN। ध्यान करो, ये सिल्वर ग्लास है और NaCN से अभिक्रिया पूरी करनी है, तो इसकी ऑक्सीजन भी गैस लेंगे अपन। Na का संकुल लवण, Ag का संकुल लवण बनेगा। ये रिएक्शन आपकी कॉफी में लिख रही हुई है, साथ में सोडियम, हाँ साथ में सोडियम सल्फेट बनेगा। पढ़िए रिएक्शन, बैलेंस और कंप्लीट करनी है। अगली रिएक्शन है Al2O3 की अभिक्रिया NaOH से करा रहा है, तो आप Al2O3.2H2O की अभिक्रिया NaOH से कराओगे, कंप्लीट करनी है ना ये। ध्यान करो, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का जलीय विलयन बनेगा NaAlO2। अब ये लिख तो रही है बेयर विधि में +H2O, तो पूर्ण और संतुलित करनी है। ऐसी अगली अभिक्रिया है, कॉपर पाइराइट दे रखा है, इसको गर्म कर रहा है ऑक्सीजन गैस के साथ। ध्यान करो, परावर्तनी भट्टी में होगी अभिक्रिया, Cu2S FeS + SO2 बनेगी, लिखी हुई है आपकी कॉपी में। और लास्ट में Cu2S, और यहाँ जगह खाली छोड़ रखी है, और बन रहा है, इस पे मिस प्रिंटिंग हो गई, बन रहा है Cu2O + SO2। तो Cu2S की अभिक्रिया O2 से करा लो, बन जाएगा। तो ये पांचों अभिक्रियाओं को कंप्लीट करवा रहा है। अभिक्रिया कंप्लीट तो मैंने कर दी है, आपको बैलेंस करनी है। ये आपकी कॉपी में लिखी हुई है, इसलिए मैं इन पर ज़्यादा गौर नहीं कर रहा हूँ। क्लियर है ना? तो ये चैप्टर कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, नहीं तो ये मिक्स हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चनों को ढंग से मैंने फटाफट समझा दिए हैं। क्वेश्चन सारे आपकी कॉपी में हो रहे हैं, केवल 1-2 क्वेश्चनों को छोड़ करके उनको आप नोट कर लेना कॉपी में, बाकी सब कंप्लीट है, ठीक है। चैप्टर में लास्ट में एल्यूमिनियम धातु वगैरह के उपयोग दे रखे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है, कोई पूछने वाली बात नहीं है। आप जो ये पढ़ाया गया है इसको कंप्लीट करें, चैप्टर को दुरुस्त करें, क्योंकि जब भी आपका टेस्ट होगा तो ये चैप्टर जरूर आएगा, ठीक है। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना।